हेलो मित्र, कैसे हो? लगता है आप सब ठीक है। और आज हमारा है वो थर्ड पार्ट है राजस्थान का परिचय के बारे में। दो पार्ट मैंने पहले करा दिया है, और यदि उन्हें किसी ने नहीं देखे तो जाके देख लेना, क्योंकि वो देखेंगे ना तो ये आराम से समझ में आएगा। लगभग अब इसको छोड़ के मत जाइए, पहले ये भी देगी बाद में समझ, क्योंकि मैं समझाता सरल नहीं हो, ये आपको पता ही नहीं कि कठिन तरीके से समझते नहीं है। मतलब किसी भी तरह प्रश्न आए, जब पॉलिटिकल जैसे हम खुद पढ़ते हैं ना, जैसे बोरिंग सी अजीब सी लगती है क्या। अब जो ये टॉपिक है यही है, मतलब ये है भी कठिन, क्योंकि समझ आता भी थोड़ा परेशानी होती है समझ में आने भी। हम जो राज व्यवस्था है, जो शासन प्रणाली है ना, उसके प्रकार हमारा ये टॉपिक चल रहा था। शासन प्रणाली के प्रकार, यानी कि किस देश के अंदर किस प्रकार की प्रणाली होती है, शासन शासन यानी वहाँ पर सरकार किस प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार का लोकतंत्र के अंदर। ठीक है ना। हम जो इसके पहले हम बताए थे वो थे शासन प्रणाली के विभिन्न रूप। उसके अंदर वो राजतंत्र वगैरह सारे शामिल थे, जहाँ पर मतलब कि तानाशाही राजा वगैरह होते हैं, उसके अंदर वो सारे शामिल थे। और इसमें जो विशेष चीज़ ये की है लोकतंत्र के अंदर, यानी विशेष प्रकार से लोकतंत्र के बारे में बताए गए हैं, यानी कि किस राज्य के अंदर किस प्रकार के संबंध होते हैं भाई, केंद्र सरकार के अंदर, राज्य सरकार के अंदर, और फिर विधायक होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका, सबके बारे में संबंध के बारे में बताया कि मतलब किस किस प्रकार की वहाँ पर शासन प्रणाली होती है कि विभिन्न प्रकार 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 पहला है केंद्र और राज्यों के संबंध के आधार पर। केंद्र व राज्यों के संबंध के आधार पर, संबंध के आधार पर, ठीक है, संबंध के आधार पर और दूसरा है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका यही आवाज क्या है? केंद्र राज्य के संबंध के आधार पर और व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के संबंध किस प्रकार होते हैं। ठीक है, अब ये बता देते हैं। केंद्र राज्य यानी कि ये होते हैं राज्य जो हम जैसे देखते हैं भारत के अंदर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, और तेलंगाना है, तमिलनाडु है, बिहार है, मणिपुर है, त्रिपुरा, ये सब इतने मतलब कि राज्य हैं। जब सारे राज्य मिलकर जो किस प्रकार के मतलब केंद्र बनाते हैं, और फिर राज्य और केंद्र के बीच में संबंध किस प्रकार के होते हैं, वो अलग अलग प्रकार से दिए जाते हैं। इसमें 3 प्रकार होते हैं संबंध, ठीक है ना। एक होता है परिसंघात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, और दूसरी होती है संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली और तीसरी है वो एकात्मक शासन प्रणाली। अब सबसे पहले एक काम कीजिए, इसमें से भारत ने कौन सी शासन प्रणाली अपना रखी है, वो कमेंट में लिखकर जरूर भेज दीजिए। ठीक है, एकात्मक शासन प्रणाली ये एकात्मक शासन प्रणाली है, यानी कि राज्य परिसंघात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली, इनमें से भारत के अंदर कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है, जरा कमेंट कर दीजिए ताकि पता चल जाए। तभी तक मैं बता देता हूँ आपको क्या मतलब कि इसके अंदर किस किस प्रकार के कौन से राज्य के अंदर कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है। अब आप सोचेंगे परिसंघात्मक, संघात्मक, कभी आपको लगता नहीं है संघात्मक और संसदीय, इनमें हमारे जो संशय रहती हैं, हमको पूछते हैं कि संघात्मक क्या होता है, संसदीय क्या होता है, अध्यक्ष क्या होता है, इसके बारे में पूछते हैं ना, हम भी इसमें ज़्यादातर फंस जाते हैं कि यार संघात्मक भी लगता है और संसदीय भी लगता है, तो आखिर में है क्या।
जब मैं भी तो पहली बार पढ़ता था काफी मेरे को लगता था अब संघात्मक क्या है संसदीय क्या है, संघ भी सेम है संघात्मक और संसदीय क्या है इसमें भी समस्या होती है। तो इसको हम पॉलिटिकल तो वो चीज़ है जो समझनी पड़ती है, इसको हम रटेंगे ना बिल्कुल ही उनको याद नहीं होंगे। अब आप रट लेंगे फिर संघात्मक 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 फिर बोलेंगे संसदीय संसदीय संसदीय, फिर एग्जाम देने जाएंगे वो पूछने का भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में संबंध किस प्रकार के है, मतलब कि कौन सी शासन प्रणाली अपना रखी है अपने भारत के अंदर, तो वो बोल देगा मतलब संघात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली और फिर अध्यक्षीय शासन प्रणाली, वो ऐसे इस बार पूछ देंगे। ठीक है, तब आप कहीं पर देखेंगे यार ये संघात्मक लगता है तो आप कर देंगे संघात्मक, फिर ये हो जाएगा गड़बड़। कभी बोल देंगे केंद्र और राज्य का संबंध क्या था बताइए, तो उनमें आप कहेंगे संसदीय दे देगा अध्यक्षीय दे देंगे, वो लफड़ा जाता है। अब विशेष चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि केंद्र और राज्य हमारा जो भारत है, हम मतलब कि लगभग उदाहरण अपने देश का देते हैं ताकि आपको यह समझ हो रहा जाए। ठीक है, आराम से आ जाए। जैसे अब राज्य हमारा भारत है और राज्य राजस्थान, ठीक है ना, एक बार यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादातर समझने की चीज़ है क्योंकि रटने से याद होने वाली है नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर इंडिया ले लेते भारत, ठीक है ना, हमारा देश भारत व राजस्थान। अब जब एक बार देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है ना, तो उस टाइम में 562 राज्य होते थे। अब वो सब स्वतंत्र थे। अंग्रेजों ने बोला था कि भाई यदि आप चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, यदि चाहे तो किसी मतलब पाकिस्तान भारत में मिल सकते हैं। तब वे सारे राज्य मिले थे, ठीक है ना, सारे राज्य मिलकर उन्होंने एक स्टेट बनाया था, मतलब कि पूरा भारत का निर्माण किया था। मतलब ऐसे भारत था पहले, ऐसे सिस्टम नहीं था। ठीक है ना, कि ये नहीं एक भारत नहीं था, हमारा देश भारत मान है और मान रहेगा। ठीक है ना, और राजस्थान मतलब राजस्थान जैसे अन्य राज्य हो गए और ये सब मिलते हैं और ये भारत का स्टेट मतलब कि भारत जो केंद्र का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, अब इनके बीच में संबंध किस प्रकार की, शक्तियाँ किस प्रकार की होगी उसके बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि जो किस किस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, मतलब कि आखिर में इसके बारे में डिसाइड करना पड़ता है। अब परिसंघात्मक यानी कि वह क्षेत्र मतलब कि वह मतलब कि केंद्र, ठीक है ना, जो राष्ट्रपति होता है या मतलब कि जो मैं केंद्र का प्रधानमंत्री होता है, उनको उस राष्ट्रपति को संपूर्ण शक्ति नहीं होती है, नहीं तो वो स्वतंत्र रह सकता है और नहीं उसका कोई महत्व होता है। वो अध्यक्ष जिसका नहीं तो कोई स्वतंत्र होता है और नहीं उसका कोई महत्व होता है। और क्योंकि सारे जो राज्य मिलते हैं वो भी मिलकर के संघ बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 50 राज्य दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 50 राज्य दिए, ये सब स्वतंत्र थे, ये भी स्वतंत्र, ये भी स्वतंत्र, ये भी स्वतंत्र, ये भी स्वतंत्र, ये सब मिलेंगे भाई। ये अब ऐसे है कि भाई हमारे जैसे भाई सब मिल जाते हैं, ऐसा मिल गए, आपने क्या कर लिया, समझौता कर लिया। अब समझौता कर लिया, अब इसके बाद में समझौता कर लिया, मतलब इन्होंने एक मैन आदमी को बना दिया। ठीक है ना, कि हमारे ये क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। बना दिया इन्होंने राष्ट्रपति बनाकर सारी मतलब ये बनाएंगे तो शक्ति इनको थोड़ी देंगे, क्योंकि वो एक जो आदमी होता है वो राष्ट्रपति होता है, जो राजा होता है वो एक होता है। ठीक है, अब ये एक बंदा है तो अपना कोई विशेष राज्य तो मतलब वो ऐसा मान लेता है और अपने विशेष राज्य में ज़्यादातर मतलब सुधार करने लग जाता है। अब ये क्या करें, शक्तियाँ ना ये सारी अपने पास रहती, जैसे विदेश नीति के संबंधित शक्तियाँ, या किसी के जब हम देख लो युद्ध करने की स्थिति हो जाए तो उस टाइम वो शक्ति हो गई। और दूसरी तरफ देखकर जैसे किसी समझौता है, संचार के जो डिटेल्स है वो सब शक्तियाँ थी जिन्होंने अपने पास रखी। लेकिन कभी कभार लगता है इनमें से कोई अलग होना चाहिए। भाई जरूर तो ये सब के साथ मेल मिलाप बना रहता है, कोई एक स्वतंत्र भी होना चाहता है तो फिर भी अलग हो सकता है। ठीक है, इनके अंदर मतलब क्योंकि अलग क्यों हो सकता है, क्योंकि इनको सबको बराबर शक्तियाँ दी गई हैं, फिर एक को ज़्यादा दी गई नहीं, ये थोड़ा ना कि इसको ज़्यादा देगी नहीं इसको कम देगी, बराबर शक्तियाँ जिसमें मतलब सारे मिल गए। और ये चाहे तो अलग हो सकता है। ठीक है ना, ये चाहे क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। एक बार वापस बता रहा हूँ, ये एक मतलब कि 50 राज्य हैं और 50 राज्य मिलकर इन्होंने एक केंद्र बनाया था। ठीक है, एक केंद्र स्टेज होकर एक पद बना दिया, उस पर इन्होंने नियुक्त कर दिया कि अभी हमारे राष्ट्रपति बना देते हैं और ये रहेगा। ठीक है, और लेकिन संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में रहेगी, अपने हाथ में सब बराबर हो गए। वो चाकर मतलब कि ये चाहे वो अलग भी हो सकता है, तो फिर ये मान लीजिए अलग हो गया। ठीक है, अब ये अलग हो गया, अब ये अलग हो गया, ये इनको जीने थोड़ी ना देंगे भाई, ये अलग हो गया, ये पीछे बचे 49। ठीक है, 49 बचे, ये 49 है, इनको जीने नहीं देंगे, ये इन पर अटैक करेंगे। ठीक है ना, ये इनको कभी मतलब आराम से नहीं देंगे। ये सीधा साधा उधर हमको दिखता है, देखना रूस और यूक्रेन का दिखता है।
और जब ये अलग हो गया है ना, और इन पर ये सारा अटैक करेंगे। ये जब सब ये अलग स्वतंत्र थे, पहले सब अलग थे, ये भी अलग था, ये भी अलग था, तो इनका विनाश नहीं था। राज्य का विनाश था क्या? राज्य का विनाश नहीं हुआ था। जब राज्य प्रत्येक राज्य स्वतंत्र था तो उसका मतलब विनाश नहीं हुआ था, नहीं हुआ ना। और जब ये मिल गया, ठीक है, और जब ये वापस अलग होता है, इसका विनाश होगा कि नहीं होगा? विनाश होगा। तो फिर अविनाशी राज्य से विनाशी राज्य, ठीक है, अविनाशी राज्य से अविनाशी राज्य से विनाशी राज्य, जिसका पहले विनाश नहीं हो रखा है और बाद में मिलता है, फिर वापस अलग होता है, तो उसका विनाश होता है, उसे हम कहते हैं अविनाशी राज्य। ठीक है, मैंने पहला ये क्वेश्चन तो आपको दिया था, संघात्मक शासन प्रणाली है और एकात्मक शासन प्रणाली, ये मतलब ये परिसंघात्मक है। इसमें से भारत ने कौन सी शासन प्रणाली अपना रखी है? और दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने कौन सी, मतलब कि भारत के अंदर कौन सी अविनाशी राज्य विनाश, इसमें तीन है, ठीक है, एक तो अविनाशी राज्य से विनाशी राज्य, और एक अविनाशी राज्य से अविनाशी राज्य, और एक है विनाशी राज्य से अविनाशी राज्य। ठीक है, अब हम सेकंड बात करते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। अब संघात्मक शासन प्रणाली क्या था, और इसमें मैंने बताया, इसमें ये अलग, इसमें भी एक दल के होता है, ठीक है ना। अब संघात्मक शासन प्रणाली, इसमें से क्या होता है, अब सब राज्य होते हैं, ठीक है, एक बार वापस यही उदाहरण देता हूँ। इसमें से 50 राज्य है, वो मैंने बताया था, रूस का उदाहरण दिया, ठीक है, रूस, यूक्रेन, यानी कि इसका मतलब सीधा साधा उदाहरण हम सोवियत, मतलब पूरे सोवियत संघ रूस दिखता है, ठीक है ना। अब तो उसका मतलब ये राज्य थे वो अलग हो गए थे, इसलिए उस पर मतलब रूस को अविनाशी राज्य का विनाशी राज्य का दर्जा दिया जाता है, मतलब उसको अविनाशी राज्य का विनाशी राज्य कहा जाता है, विनाशी लिखा ही नहीं मैंने। अब इसमें से मान लीजिए 50 राज्य है, यही सेम उदाहरण लेना, और 50 राज्य ये सब आप मतलब ये भी स्वतंत्र थे, ठीक है, ये भी स्वतंत्र थे, इन पर किसी का मतलब प्रकार का अधिकार नहीं था, लेकिन एक इनमें विधि थी, ये सब एक होके मिले थे, मिल तो गए, लेकिन इसमें क्या था, इनका अलग होने का अधिकार नहीं, ठीक है। अभी मिलने के बाद इनको अधिक अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इनका जो केंद्र होता है ना वो लचीला होता है, उसकी जो शासन प्रणाली वो लचीला होती है, लेकिन इतनी ही लचीली होती है जितनी कि वो परिसंघात्मक होती है। और ये अब सारे मिल गए, और अब ये राज्य अपने सबको मतलब कि अधिकार दिए हुए, अगले को भी अधिकार मिला है, लेकिन इन्होंने जो मिलकर जो मेन बनाया है वो मतलब कि केंद्र की स्थिति बनाया है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो करते हैं, ठीक है, कार्यपालिका कहते हैं उनको, मतलब महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अभी ये महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब कि ये महत्वपूर्ण है, अभी अलग नहीं हो सकते, तो ये मतलब अलग थे तब इनका विनाश नहीं था। अब एक बताइए, ये भी स्वतंत्र था तब इनका विनाश नहीं था, और ये भी अलग था, इनका भी विनाश नहीं था, ठीक है ना। अब जो मिल गए तो भी इसका विनाश नहीं होगा, लेकिन इनको अलग होने का अधिकार नहीं है। क्या भारत के अंदर कोई भी राज्य अलग हो सकता है? अब आप खुद देख देंगे हमारे जानने, मतलब कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मतलब कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई है, वरना मेरे को बतानी है नहीं चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर सारे मिल गए, अभी अलग नहीं हो सकते, तो फिर अलग नहीं होगा, इनका विनाश नहीं होगा, कि अलग नहीं होगा तो भी इसका विनाश होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इनका विनाश नहीं होगा। अविनाशी राज्य, अविनाशी राज्य, तो इसको हम कहते हैं अविनाशी राज्य से अविनाशी राज्य, अविनाशी राज्य से अविनाशी राज्य, अविनाशी राज्य, ठीक है। ये मतलब कि ये किसमें है? ये भारत में है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, और अविनाशी राज्य से अविनाशी राज्य, ये क्वेश्चन है RS लेवल, RS प्री के अंदर 2013 के अंदर पूछा गया है। अब देखिए RS लेवल तक ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है, अविनाशी राज्य से अविनाशी राज्य, ठीक है ना। और आगे हम देखते हैं एकात्मक शासन प्रणाली, ये बहुत कम देखती है, इसका सीधा साधा उदाहरण भारत ही है, ठीक है ना, भारत एकात्मक शासन प्रणाली। इसमें क्या होता है, राज्य छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, लगभग छोटे छोटे देश ही होते हैं ज़्यादातर, एकात्मक शासन बड़े भी होते हैं। अब ये जो मिल जाते, लेकिन इनको जब क्या शक्ति है ना, पूरी की पूरी केंद्र के हाथ में होती है, राज्य को बिल्कुल कुछ भी नहीं देता,
केंद्र चाहे तो राज्य को कुछ दे सकता है अपनी इच्छा अनुसार, बाकी राज्य का कोई हक नहीं बनता है कि वो केंद्र से अपनी शक्तियाँ मांग सके। ठीक है ना, इसलिए इसे एकात्मक शासन कहते हैं। यानी एकात्मक मतलब होता है एक व्यक्ति के हाथ में शासन। एकात्मक शासन मतलब कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है, वहाँ पर शासन प्रणाली एकात्मक शासन प्रणाली देती है। अब आपको पता चल गया केंद्र व राज्य के बीच में संबंध किस प्रकार के होते हैं। कभी ये मत भूल जाना कि परिसंघात्मक क्या होता है, संघात्मक शासन क्या होता है और एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। और ये भी ध्यान रखना, और एक बताना छोड़ दिया, ठीक है। विनाशी राज्य से अविनाशी राज्य, इसे कहते हैं विनाशी राज्य से अविनाशी राज्य। ठीक है, अविनाशी राज्य से नहीं, सॉरी, विनाशी राज्य से अविनाशी राज्य। अविनाशी है, ठीक है ना, लिख देना इसको। क्यों कहा, क्योंकि ये मिल तो गए, जब ये भी स्वतंत्र है तो इनका भी विनाश मतलब कि अष्ट, क्योंकि ये छोटे थे, वे छोटे होंगे तो इनको खतरा ही है। अब कब आपको लग रहा होता है वो भी स्वतंत्र है, मतलब वो स्वर मतलब कि इनका विनाश नहीं था, उनका विनाश नहीं था, तो सर फिर इनका विनाश कैसे है, तो ये मतलब छोटे थे, कोई भी मतलब कि राज्य छोटे हैं उनका फिर विनाश होना संभव है ना, तो इसके मिल गए, अब इनका विनाश नहीं होगा। इसे कहते हैं एकात्मक शासन प्रणाली। हमारे जो शासन प्रणाली के अंदर केंद्र और राज्य के बीच संबंध किस प्रकार के हैं, उस बारे में 3 जो प्रणाली है उसके भाग, एक तो है परिसंघात्मक शासन प्रणाली, और दूसरी है संघात्मक शासन प्रणाली, और तीसरी है एकात्मक शासन प्रणाली। और परिसंघात्मक में है अविनाशी राज्य से विनाशी राज्य, ठीक है, अविनाशी राज्य से विनाशी राज्य। और संघात्मक शासन प्रणाली में है अविनाशी राज्य से अविनाशी राज्य, और एकात्मक शासन प्रणाली में है विनाशी राज्य से अविनाशी राज्य। ये बहुत तय है वो विनाशी राज्य, लेकिन मैंने जो समझा है ना वो चीज़ ध्यान रखनी है, यही बात समझाता हूँ। इनके जब ये स्वतंत्र थे तो इनका विनाश नहीं था, और मिल गए जब अलग वापस अलग होंगे तो मतलब इनका विनाश होगा। एक चीज़ देखिए, एक मतलब कि 10 आदमी ग्रुप है, ठीक है ना, वो मतलब अलग था तो उसका मतलब कोई दुश्मनी नहीं थी, और जब वो एक साथ मिले तो दोस्ती गहरी हो गई, और इनसे यदि कोई एक निकल गया, वो जाके कहीं भी चुगली वगैरह की करता है तो वो सारे उन पर टूट पड़ेंगे, उनका विनाश हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और दूसरी है संघात्मक, जो सारे अलग अलग थे, 10 लोग अलग थे और वो मिलते हैं, और उसके अलग होने का मतलब अधिकार नहीं, वो अलग नहीं हो सकते। उनकी जो वो मिलने के जो दोस्त थे वो मिल गए, वापस वो अलग नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें से वो एक मैन आदमी बन जाता है, ठीक है ना, वो मतलब कि वो मैन आदमी होता है, वो मतलब कि पूरा 10 को 9 को संभालते हैं, 9 आदमी को, ठीक है। तो इस प्रकार फिर वो अलग थे, उनका विनाश था, मतलब विनाश नहीं था, और मिल गए तो भी विनाश नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्वतंत्र भी नहीं हो सकते। आवाज मत कर यार, ठीक है। और एकात्मक शासन प्रणाली यानी कि ये छोटे थे भाई, कोई भी चीज एक बच्चा को मतलब कि कोई भी जिसका वो गरीब होता है, ठीक है, वो अलग रहता है, तो उन हर कोई लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो उसका बेचारा का विनाश ही होता है। और यदि वो मतलब कि मिल जाता है किसी मतलब कि आदमी के साथ, कोई ठीक ठाक आदमी उनके साथ मिल जाता है, तो फिर उनका विनाश नहीं होता है, मतलब वो एकदम अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सकता है। तो ये सारे अपने मैंने जितना उदाहरण दे सकता था उतना मैंने उदाहरण दे दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। मेहनत ही सब कुछ है, ठीक है ना। ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि आप ज़िंदगी के अंदर कुछ पाएंगे, यदि कुछ अपने आपको पाने की खुशी है कि मेरे को इन लक्ष्य तक पहुंचना है, तो फिर आप कुछ चीज़ खोनी पड़ेगी, यानी कि ऐश आराम। अब कभी जैसे दोस्त के साथ में बैठते हैं, कभी सिगरेट भी कोई पीता है, और कभी शराब का नशा भी करता है, कोई सारे इधर उधर गलिया में घूमता है, वो सारी खुशियाँ थी वो त्यागनी पड़ती हैं, तब जाके हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। वरना लक्ष्य प्राप्त होना ये सबसे बड़ी कीमत है, जिसका कोई व्यक्ति अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता, ठीक है। हमारे ज़िंदगी के एक लोग हैं ना, जब हम कुछ ना कुछ करके अलग दिखाते हैं ना, तब लोग विश्वास करते हैं। इसलिए वैसे हम क्या आज यहाँ पर कुछ काम कर लेते हैं, हम कोई लोग याद नहीं, क्योंकि आज हम जिंदा है कल नहीं है, लोग कोई याद नहीं करेगा। और जिस दिन हमने इतिहास रच दिया ना, हम कहते हैं कि ये कलम
जो बुरे व्यक्ति है उसके नाम पे भी चलती हैं और अच्छे व्यक्ति है उसके नाम पे भी चलती हैं। लेकिन हमारा इतिहास ऐसा रचना है, एक जो मतलब कि कहा जाता है कि मैं इतिहास ऐसे रच दूंगा, मैं इतिहास ऐसे रच दूंगा, एक कलम जो जब मेरा इतिहास लिखेगी तो भी मुस्कुराएगी। मैं इतिहास ऐसा रच दूंगा कि एक कलम तो जब मेरा इतिहास लिखेगी तो भी मुस्कुराएगी। मतलब कि एक कलम मुस्कुरानी चाहिए जब हमारे इतिहास लिखे, तब ऐसी मेहनत कीजिए। जब कोई फील्ड में पढ़ भी गया है ना मेहनत में, तो आपको जरूर किसी न किसी सफलता तक पहुंचेंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये आवाज करे, हम आवाज आ रही है इसके, बोला। ठीक है, और यहाँ पर था मैंने वो केंद्र और राज्य के बीच संबंध, और दूसरा है ये क्या था, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। आप एक मीटर आते हैं, लिख देता हूँ। बीच संबंध, ठीक है। और दूसरी है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका बीच में संबंध। अब ये और ये मतलब उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, यदि वीडियो को वापस क्लास को बैक लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, यदि लगभग आपने साथ साथ में लिख लिया होगा, मेरे को विश्वास, इतना विश्वास है यहाँ पे ऊपर। व्यवस्थापिका, व्यवस्था पिका व कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है, के बीच संबंध। ठीक है, व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के बीच संबंध किस प्रकार के होते हैं, इसके भी दो पार्ट होते हैं। संसदीय कार्यपालिका, अब ये भी बता दिए कमेंट में लिख कौन सी संसदीय भारत में कौन सी संसदीय शासन प्रणाली अपना ली है, अध्यक्ष शासन प्रणाली। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। और इसके अंदर अध्यक्ष शासन प्रणाली, अध्यक्ष, ये अध्यक्ष शासन प्रणाली, अध्यक्ष, ठीक है, शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। अब संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है और अध्यक्ष शासन प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में देखिए। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है। व्यवस्थापिका होती है, मैंने वो पिछली वीडियो में सारा समझा रखा है। व्यवस्थापिका, इनके दो सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन, निम्न सदन, उच्च सदन, उच्च सदन, ठीक है। और जिनको निम्न सदन में कहते हैं लोकसभा, लोकसभा, और इनको कहते हैं राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक, समझ आएगा। व्यवस्थापिका को कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा, निम्न सदन, उच्च सदन, एंड ये होती है संसद। क्या होती है, संसद। और इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, विधायिका, विधायिका। और इन्हीं को क्या कहते हैं, मतलब दूसरे देशों के अंदर कांग्रेस, शायद तक अमेरिका में बोलते हैं कांग्रेस, ठीक है, शायद मेरे को ये लगता है कांग्रेस, ठीक है। ये सारे नाम लिखना है क्योंकि इसी के अंदर हम जो मतलब कि भूल जाते हैं, हम सारा रट के जाते हैं, लेकिन पढ़ के जाते हैं, लेकिन इसके यहाँ पर आते तक हम थक जाते हैं, भूल जाते हैं। और मतलब कि ब्रिटेन बोलते हैं सीनेट, शायद सीनेट ही बोलते हैं, इस लोग के बारे में मेरे को थोड़ा डाउट है। सीनेट, ठीक है ना, या गूगल पे देख लो, सीनेट, कांग्रेस व सीनेट, हमें सारा पता दी। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है व्यवस्थापिका के अंदर, ये भारत के अंदर अपना ही लिया, भारत के लेवल में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ के जो मतलब सारे सदस्य होते हैं, मान लीजिए 100
100 सांसद है, ठीक है ना। वैसे 542 सांसद है, 100 सांसद हम मानते हैं, 100 है, ठीक है ना। अब इस 100 में से 51 सांसद है, मतलब कि 51 सांसदों का एक मत है, मतलब एक पार्टी के 51 सांसद, या फिर एक पार्टी नहीं होता है, गठबंधन कर लेते हैं, ठीक, गठबंधन करके तो मिल जाते हैं, वो होते सांसद मिल जाते हैं। और यहाँ पर भी क्या होता है, जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं, जो मतलब कि कुलपति के रूप में माने, कोई मतलब कि अच्छा जो प्रोफेसर होता है, या फिर जिसका समाज के क्षेत्र में ज़्यादातर नॉलेज होता है, वो उसके संबंधी जो दिया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार नियुक्त करते हैं, ठीक है ना, राज्यसभा में जो मतलब कि सदस्य बनाते हैं। और ये भी बराबर, ठीक है ना, 51 से ऊपर ऊपर, ठीक है ना। अब 100, इसमें भी 100 है, ध्यान रखना, ये भी 51 से ऊपर ऊपर, ये दोनों जब मिलते हैं तब बनती है मंत्रिपरिषद। क्या बनती है? मंत्रिपरिषद। क्या बनती है? मंत्रिपरिषद। और इसी मंत्रिपरिषद में एक व्यक्ति मुख्य होता है, वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। अब एक आप सोचिए, ये जब इनमें से निकलेगा, मतलब कि ये अपने जो जिस मतलब विजय है, जिसने मतलब सदस्य जो विजय, जिसने मतलब कि सांसद में विजय प्राप्त किए, वो यहाँ पर अपना सरकार बनाएंगे, अब मंत्रिपरिषद बनाएंगे, और मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री बनाएंगे, अपने एक मैन आर्मी को चुन लेगा, हमारा अध्यक्ष ये रहेगा, वो प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है। फिर ये है प्रधानमंत्री, जो मंत्रिपरिषद होती है, जो ये कार्यपालिका होती है, इसको हम कहते हैं कार्यपालिका। एक बार ये भी लिख दो, कार्यपालिका। तो ये तो इसको क्या कहते हैं? कार्यपालिका। कार्यपालिका, ठीक है। और ये किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? व्यवस्थापिका के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं? व्यवस्थापिका के प्रति। हम संसदीय शासन प्रणाली यानी कि दो होगी, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इनके बीच में संबंध किस प्रकार का? ये होगी संबंध। और दूसरी इसकी विशेषता ये है कि जो प्रधानमंत्री होता है उनको आसानी से हटाया जाता है, यानी कि जो उनका कार्यकाल निश्चित होता है, लेकिन वो उनको हटाया जा सकता है, यानी कि उनके महाभियोग लगा के, मतलब उनके विरोध में भाई महाभियोग लगा के प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है आराम से, ठीक है ना। संसद मतलब सदस्य वो मतलब भंग हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ये मंत्रिपरिषद है, और यदि वो विशेष बहुमत से प्राप्त हुए हैं, और यदि कोई गठबंधन से सरकार हुई है तो वो गिर जाती है, यानी कि इसमें से एक गठबंधन अलग हो जाता है, एक जो पार्टी है वो अलग हो जाती है, फिर वो सरकार गिर जाती है। हमने देखा था 1991 के आसपास, 1900 मतलब कि जो चंद्रशेखर थे, ये इनकी जो सरकारें गिरी थी, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। और फिर दूसरा कारण ये हो गया, ये कभी भी मतलब गिर सकती है, मतलब कि इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ठीक है। और तीसरा कारण है वो ये है कि ये जो है ना अपने मंत्रिपरिषद में से सदस्य चुन सकते हैं, बाहर से नहीं चुन सकते। इनकी सिर्फ इनकी एक और विशेषता क्या है, जो यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री है, वो अपने जो मंत्रियों में से ही सदस्य चुन सकते हैं, यानी जो मंत्री बना सकते हैं, मतलब कि बाहर से, यानी व्यवस्थापिका के अलावा कहीं कैसे मंत्री नहीं बना सकता, ठीक है। और चौथा कारण ये है कि प्रधानमंत्री है वो अपने मतलब पत्र के माध्यम से व्यवस्थापिका को बोल सकते हैं कि मंत्रिपरिषद को भंग कीजिए, है ना। जो मंत्रिमंडल होता है उनको मतलब कि मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं, यदि प्रधानमंत्री को बोलता है तो ये भंग करा सकता है। ये है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, मतलब कि व्यवस्थापिका की विशेषता है, ठीक है, व्यवस्थापिका की विशेषता है, ठीक है। ये हो गए। अब इनके लाभ और हानि देख लेते हैं। बेटा तो देखो इसमें समझ लो। अब दूसरा है इनके लाभ। भाई संसदीय प्रणाली के लाभ तो होता है ना, शासन प्रणाली के लाभ किए, ठीक है। लाभ, अब लाभ इसके क्या है कि इनके अंदर विधायिका और कार्यपालिका के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता, पॉइंट ये, ठीक है ना। विधायिका और कार्यपालिका के बीच में झगड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्यपालिका वो व्यवस्थापिका में से ही बनती है,
और दूसरा कारण ये है कि ये कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती, सॉरी यानी कि ये तानाशाही नहीं हो सकती सरकार। पहला है विधायिका, लिख देता हूँ क्या, विधायिका और कार्यपालिका बीच में झगड़ा, कार्यपालिका के विधायिका और कार्यपालिका के बीच में झगड़ा नहीं होता है, यानी कि विरोध नहीं होता। दूसरी है कि कार्यपालिका कभी भी तानाशाही नहीं हो सकती, क्योंकि जब दबाव बना रहेगा विपक्ष का तो वो कभी भी तानाशाही होगी, कभी तानाशाही नहीं होगी। कैसे दबाव रखेगी, क्योंकि विधायक के अंदर वो विपक्ष खड़ा है ना भाई, जीते तो वो 51 थे और बाकी का 40 थे उसके विपक्ष में ना, फिर उसको दबाव बने रखेगा तो कभी भी तानाशाही नहीं हो सकती। फिर संसदीय प्रणाली का लाभ क्या है कि हम देश के अंदर मंदिर से भारत मान लेते हैं, तो यदि अध्यक्षीय शासन होती, शासन प्रणाली होती, इसमें से एक व्यक्ति का प्रभुत्व ज़्यादा होता, क्योंकि इसमें सब जो मतलब कि अलग अलग जाति या समाज धर्म से आते हैं, फिर जो गरीब होते हैं, ठीक है ना, जो पिछड़ा वर्ग होता है उनका कभी शोषण नहीं होता, पिछड़ा वर्ग का शोषण नहीं होता, पिछड़ा वर्ग का शोषण नहीं होता, जिसमें जाति की आ सकती है, धार्मिक की आवश्यकता, ठीक है, पिछड़ा वर्ग का शोषण नहीं होता, शोषण नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। और इसके बाद हम लिखते हैं, ये 3 कारण बहुत है, और अब इसके क्या नुकसान है वो देख लेते हैं। नुकसान, इसके क्या नुकसान है? इसका नुकसान ये है कि ये अपने स्वतंत्र रूप से कार्य मतलब कि एकदम खुलकर कार्य नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इनको ये कभी भी पद से हट सकती है, क्योंकि इनका जो मंत्रिमंडल है वो कभी भी भंग हो सकता है, और विधायक मतलब कि उसके ऊपर लगातार दबाव बना रखते हैं, मतलब कि दबाव बने रहते हैं, तो ये स्वतंत्र रूप से और अपने इच्छा अनुसार कार्य भी नहीं कर सकती, ठीक है ना। इच्छा अनुसार कार्य ना करना, इच्छा अनुसार कार्य ना करना, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मेरे को पद से हटा सकते हैं, मतलब कि मेरा कार्यकाल कभी भी भंग हो सकता है, विपक्ष खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। और ये पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि ये मतलब कि केंद्र मतलब कि जो अपने मंत्रिमंडल होता है ना, जो मतलब कि विधायक होता है ना, उसमें से कोई मंत्री चुनना पड़ता है, यानी मंत्रिमंडल में से विधायक मतलब कि मंत्री चुनना पड़ता है। इससे अलावा बाहर कोई भी मंत्री नहीं चुन सकते। जैसे अच्छा कोई प्रोफेसर होता है, टीचर होता है, मतलब कि उनको कितना मतलब कि ज्ञान नॉलेज होता है, विदेशी समझ में भी नॉलेज होता है। तो फिर भारत में क्या है, मतलब कि सॉरी इन संसदीय शासन व्यवस्था में क्या है, वो तो बाहर से कोई भी मंत्री नहीं चुन सकता है ना, अपने के अलावा बाहर में से कोई मंत्री नहीं चुन सकता, अपने में से बाहर से कोई मंत्री नहीं चुन सकता, कोई मंत्री नहीं चुन सकता, ठीक है ना, कोई मंत्री नहीं चुन सकता, चुन सकता, ठीक है। और ये इसके जो हमारे कारण रहे थे, और एक जो हम दूसरी रहेगी वो रहेगी अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ठीक है ना। इसके दूसरा भाग है वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली। कौन सा है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ठीक है। और टाइम ज़्यादा हो गया, इसके बारे में हम कल और अध्ययन करेंगे, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद, वेरी मच।